बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड जी सो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी इज़ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट सी। यानी अगर ये ए बी सी हमें तीनों पॉइंट दिए हुए हैं, अगर इनसे राइट ट्राइंगल बन रही हो, साथ में ये भी बता दिया कि जो राइट एंगल है वो सी पे बन रहा है, तो फिर हमने ये सी कंपोनेंट में एक ये कोऑर्डिनेट इसका मिसिंग है, जी जहाँ पे लिखा हुआ है 0 टू एंड जी, ये आपने जी फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमें ये क्योंकि बता दिया है राइट ट्रायंगल है, पहले हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, ये जो आपने राइट एंगल है ये सी पे ही बनाना है, बाकी आपकी मर्ज़ी है ए यहाँ पे लिख लें, बी यहाँ पे लिख लें, या ए यहाँ पे लिख के बी यहाँ पे लिख लें। सिर्फ आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने डायग्राम बनाई है। अब देखें अगर सी यहाँ पे है तो इसका मतलब है इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में एंगल जो है वो 90 का बनेगा। आप बी सी वेक्टर ले लें या सी बी वेक्टर ले लें, इसी तरह से ए सी वेक्टर ले लें या सी ए वेक्टर ले लें, इसमें डायरेक्शन चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों में लाइंस में एंगल हमेशा 90 का ही रहेगा, डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर्स की चाहे जिस मर्ज़ी डायरेक्शन में ले ली जाए। तो अब हम वेक्टर निकालेंगे, ए सी वेक्टर निकाल लेते हैं और बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं, और फिर हम उनकी डॉट प्रोडक्ट लेके उसको ज़ीरो को इक्वल करेंगे, क्योंकि जब भी एंगल कोई सिर्फ टू फैक्टर्स हो उनमें एंगल 90 का हो तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर जो है वो ज़ीरो आता है। यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हुए जो इसका मिसिंग कंपोनेंट है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हम वेक्टर ए सी निकाल लेते हैं। ए सी वेक्टर इक्वल्स टू ओ सी माइनस ओ ए। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है कि जो बाद वाला पॉइंट होता है इसका पोजीशन वेक्टर पहले आएगा, जो पहले वाला है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में आएगा। ठीक है, और ये ओ सी और ओ इनके पॉइंट्स के कंपोनेंट्स हैं। हमें सी पॉइंट क्योंकि दिया हुआ है ये 0 2 एंड जी, तो इसको हम वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं, याद आएगा 0 2 एंड जी। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है इनकी लगा देंगे तो ये उसके पोजीशन वेक्टर बन जाएंगे। इस तरह से ए का हमें दिया हुआ है 1 -1 एंड 0। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यह आ जाएगा 0 -1 2 +1 एंड z -0। तो अब देखें इनका सॉल्व करेंगे तो ये -1 3 एंड z आ जाएगा। ठीक है, अब आपने ए सी वेक्टर निकाल लिया है, अब हमने वेक्टर जो है वो बी सी निकालना है। बी सी वेक्टर के लिए आ जाएगा ओ सी माइनस ओ बी। ठीक है, ओ सी वेक्टर ये जो सी का पोजीशन वेक्टर है, ओ बी जो है ये पी का पोजीशन वेक्टर है, तो हम इसके कंपोनेंट लगा लेंगे 0 2 एंड जी, और ये ब्रैकेट लगा लेंगे, और ओ बी के हमें दिए हुए हैं -2 2 एंड 1। ठीक है, अब हम इन्हें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 +2 आ जाएगा। ठीक है, ये इस नेगेटिव की वजह से ये सिंबल चेंज हुई है, और 2 -2 आ जाएगा और z -1 आ जाएगा। अब ये देखें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, याद आएगा 2 0 एंड z -1। अब देखें क्योंकि ए सी जो है क्योंकि ये परपेंडिकुलर था बी सी पे, तो हम कहेंगे ए सी डॉट बी सी शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इनकी डॉट प्रोडक्ट का आंसर जो है वो 0 होगा। अब हमने जो इनके आंसर्स निकाले हैं हम वो लिख लेते हैं। ए सी का आंसर हमने निकाला है -1 3 एंड जी, और इसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है बी सी के साथ 2 0 एंड z -1 इक्वल टू 0। ठीक है, इनके साथ इन वेक्टर्स को हम i + j + k की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप इस ब्रैकेट में लिखना चाहें इस तरह से लिख लें, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप कर लें। ठीक है, अब देखें इनकी डॉट प्रोडक्ट है, इसमें i कंपोनेंट i के साथ मल्टीप्लाई होना है, j कंपोनेंट ने j के साथ मल्टीप्लाई होना है, उसके k कंपोनेंट ने k कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो -1 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2 +3 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 0 and z is multiplied by z -1, this is equals to 0। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आंसर आ जाएगा -2 + 0 प्लस ये आ जाएगा
जी स्क्वायर माइनस जी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये देखें याद आएगा जी स्क्वायर माइनस जी माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखें ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको किसी भी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। इसके हम फैक्टर्स बना के भी आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहे इसको जो है वो स्क्वायर कंप्लीट करने वाले मेथड से कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर तो इसके पेयर्स बन रहे हैं पेयर्स बना के इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, अदरवाइज़ या फिर इसको आप जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लें। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हम पेयर्स बना लेते हैं, इजीली बन जाएंगे। -2z और +z बन जाएगा -2। इनको इस तरह से पेयर ढूंढते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर जो है वो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करने से आता है वही आना चाहिए। नहीं टू ऐसे अपने पेयर्स फाइंड आउट करने, जैसे इसमें -2 और 1 मैंने जो है वो दो नंबर्स ढूंढे हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो -2 ही आएगा। और जब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो -z। देखें ये -2z है और ये +c है, ठीक है। ये आप मैट्रिक में करके आए हैं। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो फिर वो मुझे बता दें, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। तो अब इनमें से हम z कॉमन ले लेंगे तो यह देगा z-2 प्लस इसमें से हम 1 कॉमन ले लेते हैं z-2 इक्वल्स टू 0। दिस इज़ z-2 एंड z+1, ठीक है। ये 2 इसके जो है वो पेयर्स बन गए हैं। अब हम कह सकते हैं z-2 इज़ इक्वल्स टू 0 और z+1 इक्वल्स टू 0। जब भी दो नंबर्स की प्रोडक्ट का आंसर 0 हो तो लाजमी तौर पे उनमें से कोई एक नंबर ज़रूर 0 होता है, या ये वाला फैक्टर 0 होगा या ये वाला फैक्टर 0 है। ये भी हो सकता है कि दोनों 0 हो, लेकिन एटलीस्ट वन नंबर 0 जो है वो लाजमी होगा। अदरवाइज़ कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करने से कभी भी आंसर 0 नहीं आ सकता। तो यहाँ से z का आंसर जो है वो 2 आ जाएगा और यहाँ से अगर हम निकाल लेंगे तो z का आंसर जो है वो -1 आएगा। आपने z का आंसर ही फाइंड आउट करना था। इन्होंने कहा था कि आपने वैल्यू निकालनी है z की जब ये जो है वो राइट ट्रायंगल बन रही हो। बस आपने ये ख्याल रखना है कि राइट एंगल अगर 90 पे बन रहा है तो फिर आपने दोनों जो है वो c की कंसेक्टिव साइड निकालनी है। अगर आपको a पे राइट एंगल दिया होता तो हम a b और a c निकालते और इनकी डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 देते। इसी तरह से अगर b पे राइट एंगल हमें देते तो फिर हम b जो है राइट लेने की वजह से a b और b c लेते, ठीक है। a b या c b जिस भी मर्जी डायरेक्शन में ले लेंगे और उनकी डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल करके जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है तो वहाँ से आंसर फाइंड आउट कर लेंगे।